a takeout. So sweet, so easy on the eyes, but hideous on the inside. Whole life spinning lies, but you can't hide, baby. Nice try.
यह कहानी है राय और जॉन की, दो बेहद टैलेंटेड के पॉप आइडल्स की, जो ना सिर्फ स्टेज पर कमाल दिखाते बल्कि रात होते ही राजसी ताकतों से लड़ते हैं। ये एक ऐसी जंग है जो संगीत से कहीं बड़ी है। यह जंग है इंसानियत को बचाने की। यह जंग है आत्माओं की बलिदान की, और एक ऐसे अंधकार की जो सब कुछ निगल सकता है। दुनिया के सामने वो सिर्फ चमचमाते स्टेज पर थिरकते के पॉप सुपरस्टार्स थे। हर शो में उनकी परफॉर्मेंस आग लगा देती थी। हर गानों पर लाखें दिल धड़कते थे और उनके नाम पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता था। लेकिन यह सिर्फ उनकी एक पहचान थी। उनकी असली पहचान, उनका असली उद्देश्य आम लोगों की नज़रों से छुपा हुआ था। क्योंकि जब रात ढलती थी, जब अंधेरा की परतें शहरों पर छा जाती थी, तो यही चमचमाते सितारे बन जाते थे शैतानी शक्तियों के शिकारी। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। सियोल शहर में एक रात थी, चकाचौंध से भरी, रोशनी से सजी। के पॉप बैंड इक्लिप्स का लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था। हजारों लोग झूम रहे थे, चीख रहे थे, और कैमरों की रोशनी पे पूरा स्टेडियम जगमगा रहा था। बैंड की लीड सिंगर राय एडन चो मंच पर जैसे देवी की तरह दिख रही थी, आत्मविश्वास से भरी हुई। उसके हर मूवमेंट पर लोगों का दिल धड़क रहा था। वहीं उसके साथ था जून, यानी कि हायो सेओप, शानदार डांसर, रहस्यमयी आंखें और एक अजीब सी शांति उसके चेहरे पर। उस पर भीड़ में एक तेज थी जो किसी के नजर नहीं आई, एक काली छाया जो धीरे धीरे इंसानी शक्लों में घुस रही थी। शो के खत्म होते ही राय की मुस्कान थोड़ी बुझी बुझी सी लगने लगी। उसने स्टेज से उतरते हुए जून को एक नजर देखा और कहा, तैयार हो जाओ, कुछ गड़बड़ है। मैंने भीड़ में उसकी गंध महसूस की। जून ने सिर्फ सिर हिलाया और बोला, इस बार लगता है कोई बड़ा शिकार है। राय और जून असल में एक प्राचीन रहस्यमयी संगठन से जुड़े हुए थे, द हॉर्न हंटर्स, जिसका काम था राजसी आत्माओं को खोजकर उन्हें समाप्त करना। ये आत्माएं इंसान की लालच, ईर्ष्या, नफरत से जन्म लेती थी। इन आत्माओं को कहा जाता था GWI। राई की माँ एक महान शिकारी हुआ करती थी, पर एक मिशन के दौरान वो गायब हो गई थी। आज भी राय को विश्वास था कि उसकी माँ जिंदा है, कहीं किसी बंधन में या अंधेरे में फंसी हुई। जून की कहानी अलग थी। उसके माता पिता एक शक्तिशाली GI से लड़ते हुए मारे गए थे। वह केवल 9 साल का था। उसने अपनी कसम खाई थी कि हर जुआई को खत्म करेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। शो खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद स्टेडियम के पास एक अजीब घटना घटी। एक लड़की जो फैन थी अचानक चीखने लगी और उसके शरीर में अजीब हरकतें होने लगी। राय और जॉन तुरंत एक्टिव हो गए। जॉन ने अपने बूट के पीछे छिपे सॉल ब्लेड को निकाला, एक तलवार जो केवल जोई को नुकसान पहुंचा सकती थी। राय ने अपने हाथ की कलाई पर बने प्राचीन प्रतीक को सक्रिय किया। उसके चारों तरफ एक नीली रोशनी फैल गई। लड़की अब GOI बन चुकी थी। उसकी आंखें काली, आवाज भयावह। उसके मुंह से एक बात निकल रही थी, तुम लोग कितने भी चिल्लाओ, हम सबको निगल जाएंगे। राय ने एक आंखें बंद की, फिर मंत्र पढ़ते हुए एक ऊर्जा बांध छोड़ा, जिसने जुआई को जकड़ लिया। जून ने बिना देर किए तलवार से वार किया और उस आत्मा को समाप्त कर दिया। पर कुछ रह गया था। राय के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। उसके शरीर पर ब्लैक क्रॉन का निशान था। ये तो हमारी सबसे पुरानी दुश्मनी बूट की निशानी है। ब्लैक क्रॉन एक पुरानी शैतानी शक्ति थी, एक बूट जो जुए को तलवार बना रहा था। ये आत्माएं बस भटकती हुई नहीं थी, अब ये संगठित हो रही थी। उन्हें कोई मार्गदर्शक मिला था, एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसे सभी जानते थे, दमास्क वन के नाम से। उसके पास था शैडो फ्लूट, एक ऐसा वाद्य यंत्र
जो आत्माओं को बुलाता था और संगीत से उन्हें नियंत्रित करता था। राय और जून ने ठान लिया, अब सिर्फ बचाव काफी नहीं, उन्हें ब्लैक क्रॉन की जड़ तक पहुंचना होगा। उनके गुरु मास्टर होंग, जो अब एक बूढ़े शिकारी थे, उन्होंने बताया, तुम्हारा संगीत ही तुम्हारा अस्त्र है। तुम्हारे सुर, तुम्हारी धुन जोई की शक्ति को काट सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने डर से ऊपर उठना होगा। राय और जून ने खास तौर पर एक नया गाना कंपोज किया, इक्लिप्स ऑफ सॉल, जिसके सुरों में प्राचीन मंत्रों को जोड़ा गया। यह गाना उनका अगला हथियार बनने वाला था। उनका अगला मिशन था एक पुराने स्कूल की इमारत, जहां हर रात आत्माएं दिखाई देती थी। छात्र गायब हो रहे थे, दीवारों से आवाजें आती थी। जैसे ही राय और जून वहां पहुंचे, पूरी इमारत अंधेरे में डूब गई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक बार फिर से छायाएं दिखाई देने लगी। राय ने इक्लिप्स ऑफ सॉल का पहला सुर गाया। आवाज से एक हल्की सुनहरी हवा फैली और आत्माएं पीछे हटने लगी। लेकिन तभी सामने आया एक विशाल जुई, जिसके पास शैडो फ्लोट जैसा एक टुकड़ा था। ये उनके लिए असली परीक्षा थी। सियोल के उत्तर में स्थित एक पुराना स्कूल, योंगवान हाई, जहां कभी बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, आज वहीं खामोशी और डर बसा हुआ था। 3 महीने से वहां के छात्र लापता हो रहे थे और प्रशासन इसे गायब हो जाना कहकर नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन रहस्य गहराता गया। इस स्कूल से राय और जून पहुंचे थे। रात के करीब 1 बजे का समय था। स्कूल की खिड़कियां टूटी हुई थी और हवा में एक अजीब सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वह खुद बंद हो गया। बिजली चली गई, चारों ओर घना अंधकार फैल गया। राय ने अपने स्पिरिचुअल चर्म लाइट को जलाया। एक नीली रोशनी कैमरे में फैल गई। दीवारों पर अजीब प्रतीक उभरने लगे। यह कोई आम जुई नहीं था, यह एंशिएंट ब्लड रिचुअल से प्रतीक जुड़ा था। क्लासरूम नंबर 4-4B में एक बेहद ठंडी हवा बह रही थी। राय ने अपनी सांस रोकी, क्योंकि उसे सुनाई दी एक धीमी सी फुसफुसाहट, हमें छुड़ा लो, हमें आजाद करो। कक्षा के कोने में एक शीशा रखा था। जैसे ही राय ने उसमें देखा, उसे 5 बच्चों की परछाई दिखाई दी। उनकी आंखें में मदद पुकार रहे थे। जून ने अपने हाथ में बंदी चेन को खोलकर हवा में घुमाया। उस चेन में आत्माओं को बांधने की शक्ति थी। तभी एक कड़कड़ाती चीख सुनाई दी। दीवार तोड़कर एक विशाल जुई प्रकट हुआ, जिसके सिर पर ब्लैक क्रॉन का निशान था। उसके पास था एक बांसुरी, जो शैडो फ्लूट की तरह ही दिख रही थी, लेकिन पूरी टूटी हुई नहीं थी। उसने जैसे ही बांसुरी में फूंका, राय और जून दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर जैसे पंगु हो गया हो। जूई बोला, तुम लोग नहीं समझ सकते, ये सुर तुम्हारे ही विरुद्ध होंगे अब। जून ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी जेब से एक छोटी सी वायलिन निकाली। यह सोयल वायलिन थी, जो केवल संकट की घड़ी में उपयोग होती थी। उसने कांपते हुए सुर छेड़े। सुर ऊंचे थे, कांपते हुए दृढ़। राय ने अपने चरण से सुर को एम्पलीफाई किया और दोनों के मिलते ही हवा में कंपन होने लगा। जो चिल्लाया, उसकी बांसुरी टूटने लगी थी। राय ने चैंट किया, न्याय की रोशनी से गूंजता हुआ झूठ का अंत आता है। और उसी क्षण जोई पिघलने लगता है। उसकी बांसुरी टूटकर राख हो गई। छात्रों की आत्माएं धीरे धीरे शीशे से बाहर निकलकर हवा में मिली और मुक्त हो गई। राय और जून स्कूल से निकलकर अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंचे। मास्टर होंग पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया, शैडो फ्लूट का रहस्य 1000 साल पुराना है। यह बांसुरी किसी आम इंसान ने नहीं बनाई थी, इसे यूल्सा द कॉर्स्ड ने बनाया था। एक संगीतकार जो आत्माओं की शक्ति चुराकर अमर बनना चाहता था। वो शैडो फ्लूट 3 टुकड़ों में तोड़ी गई थी। एक हमारे पास है, एक अभी ब्लैक क्रॉन के पास है और एक गायब है। अब लक्ष्य सिर्फ जोई को हराना नहीं था, बल्कि शैडो फ्लूट के टुकड़े इकट्ठे करना था, क्योंकि अगर वो 3 टुकड़ों में फिर से जुड़ गए
तो दुनिया एक अंधकार की लहर में डूब जाएगी। तीसरे दिन जब राय और जॉन एक रेस्टोरेंट में आराम कर रहे थे, तभी एक बच्ची आई और बोली, यूनी, कोई आपको बुला रहा है। बाहर गली में एक आदमी खड़ा था, लंबा, काले कोट में और चेहरा सफेद मुखौटों से ढका हुआ। जॉन तुरंत सतर्क हो गया। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, तुम सच में सोचते हो कि संगीत तुम्हें बचा सकता है? उसने अपनी उंगलियों में हवा में एक स्याही रेखा खींची और वहां केवल एक आत्मा निकली। राय ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका चरम काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ये आत्मा तुम्हारे अतीत से जुड़ी है, तुम्हारे माँ की है। राय सन्न रह गई। जॉन ने तलवार से वार किया, लेकिन वो केवल हवा को काट पाया। नकाबपोश आदमी हंसा और बोला, मैं फिर मिलूंगा। अगली बार तुम्हारा संगीत तुम्हारे खिलाफ गाएगा। उस रात राय टूट गई। उसने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया। उसे अब भी विश्वास था कि उसकी माँ जिंदा है, लेकिन अगर वो आत्मा उसकी माँ की थी तो। जून ने चुपचाप बैठकर अपना हारमोनियम उठाया और एक पुराना गाना बजाना शुरू किया। यह गाना वही था जो राय की माँ उसे बचपन में सुनाते थे। धीरे धीरे राय की आंखों में आंसू बहने लगे। फिर उसने जून की ओर देखा और कहा, हमें इसे खत्म करना होगा। मेरी माँ को मुक्त करना होगा और उस मुखौटे वाले को भी। जियो आइसलैंड हरे भरे खेतों, ज्वालामुखी की चट्टानों और चमकीले समुद्रों से घिरा एक स्वर्ग, लेकिन इस स्वर्ग में नीचे छुपा था नरविल का नरक। राय और जॉन फेरी से द्वीप पर पहुंचे थे। उनके पास एक नक्शा था, मास्टर होम द्वारा दिया गया, जिसमें उस स्थान का जिक्र था जहां शैडो फ्लोट का तीसरा टुकड़ा छिपा हुआ था। ये स्थान था मांगिंज गोल्ड, एक गुफा जहां सदियों पहले राक्षसी शक्तियां सक्रिय थी और जहां कथित रूप से लड़कियों की बलि दी जाती थी। स्थानीय लोग अब भी उस जगह को शापित मानते थे। मांगुज गोल की गुफा में प्रवेश करते ही एक ठंडक महसूस होने लगी, जैसे किसी ने आत्मा को जमा दिया हो। गुफा के अंदर दीवारों पर खुद थे वही प्रतीक जो पहले स्कूल के दीवारों पर मिले थे। इस बार उनमें रक्त के निशान हुए थे। रास्ता एक सुरंग में बदल गया और अचानक दोनों को अलग कर दिया गया। राय एक अंधेरे कक्ष में फंसी गई, जहां चारों तरफ उसकी माँ की आवाजें गूंज रही थी। तुम मुझे क्यों नहीं बचा सकी? तुमने मुझे मरने दिया, राय। वही दूसरी ओर जॉन को एक जोई ने घेर लिया। वो उसे पिता के रूप में प्रकट हुआ। तू हमें बचा सकता था, तू डर गया था। जॉन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर था। राय ने अपने अंदर उठते डर के दबोचने की कोशिश की। उस पर उसकी आवाज कांप रही थी। तभी उसे याद आया मास्टर होंग का मंत्र, जब भय सामने हो तो मन के तारों को छेड़ो। अपने जीवन का वह सुर याद करो जहां तुम्हें सबसे अधिक उम्मीद महसूस हुई थी। राय ने अपनी जेब से छोटा लीरा निकाला और गुनगुनाया वही गीत जो उसे माँ सुनाया करते थे। चांदनी की एक धुन थी, माँ के आंचल में छुपी थी। गुफा की दीवारों से रोशनी फूटी और वो भ्रमात्मक छवियां जलकर राख हो गई। जॉन ने भी अपनी आत्मा की तलवार से भय को काट दिया। उसने अपने भीतर के गुस्से को नहीं, बल्कि दया और क्षमा को चुना। गुफा के अंतिम कक्ष में पहुंचते ही चौखट नुमा एल्टर रखा था।
उसके ऊपर एक पुरानी वार्षिक का टुकड़ा था, काले लेकिन चमकते हुए रंग का। राय ने जैसे उसे उठाया, पूरा गुफा हिलने लगा। एक दिन पीछे से प्रकट हुई। उसका नाम था ओके सा, ब्लैक क्रॉन की तीसरी कमांडर। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था और वो सीधे राय की ओर झपटा। जून ने उसकी गर्दन पर वार किया, लेकिन वो गायब हो गई और पीछे से राय को पकड़ लिया। फ्लूट के तीनों टुकड़े हमें चाहिए। एक बार जोड़ दिए जाए तो हमें कोई नहीं रोक सकेगा। राय ने तीसरे टुकड़े को पेंडेंट में डालते हुए मंत्र पढ़ा। तीनों शक्तियां का मेल, उजाले से अंधकार का टकराव। एक प्रचंड रोशनी पूरे गुफा में फैल गई। ओके साथ चीखती हुई हवा में उड़ गई और उसकी आत्मा जल गई। तीसरा टुकड़ा अब सुरक्षित राय के पास था, लेकिन इससे एक नई समस्या खड़ी हो गई। जब ब्लैक क्रॉन को पता था कि राय और जून के पास सभी टुकड़े हैं, गुफा से बाहर निकलते ही मास्टर होंग का वीडियो कॉल आया। उनकी आंखों में डर था। तुम्हें तुरंत मेरे पास आना होगा, मुझे कुछ मिला है, मास्क वन की असली पहचान। राय और जून फौरन मुख्यालय पहुंचे। मास्टर होंग ने उनके सामने एक पुराना रिकॉर्ड खोला, जिसमें एक के पॉप ट्रेनी दिख रहा था। साल था 2007। उसका नाम था सियो मिन जाई। वो भी राय की माँ के साथ डेमन हंटर बनने की ट्रेनिंग लेता था और उसने फॉरबिडन स्पेल का प्रयोग किया और उसे निष्कासित कर दिया गया था। जून ने पूछा, तो क्या वो अब? हाँ, मास्टर होंग ने जवाब दिया। वही आज मास्टर वन है और राय वो तुम्हारा सौतेला भाई है। राय सन रह गई। नहीं, ये झूठ है। मिन जाए वो तो हमेशा मुझे हंसाता था। मास्टर होंग बोले, उसने तुम्हारी माँ को धोखा दिया था। उसने शैडो फ्लूट को पाने के लिए आत्माओं की बलि दी और उसे उसी ने बंदी बनाया। अब राय को दोहरी लड़ाई लड़नी थी। एक मास्टर वन से जो दुनिया को गुलाम बनाना चाहता था, और दूसरी अपने ही रक्त से जो कभी भाई था। अब सभी शैडो फ्लूट के टुकड़े और जोन के पास है। मास्टर वन को पता है ब्लैक क्रॉन अब खुले युद्ध की ओर बढ़ रहा है। राय अब सिर्फ एक आइडल नहीं, वो गार्जियन ऑफ द थ्री नोट्स बन चुकी है। जून उसका साथी है, तलवार का, मन का और आत्मा का। और अब अंतिम संग्राम नजदीक है। सियोल की रातें आमतौर पर रोशनी से भरी होती थी, पर उस दिन आकाश काला हो गया। आशंका थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। ब्लैक क्रॉन ने अब छिपकर हमला नहीं किया। उन्होंने खुले तौर पर ऐलान कर दिया, रायन और जोन अगर शैडो फ्लूट हमें नहीं सौंपते तो सियोल को राख बना दिया जाएगा। अगले 24 घंटों में शहर के 5 हिस्सों में जुए दिखने लगे थे। लोगों की आत्माएं खींची जाने लगी। अब चारों ओर दहशत फैल गई। राय और जून ने फैसला किया, अब छिपने का समय नहीं है, अब युद्ध का समय है। राय जानती थी अपनी माँ की आत्मा को मुक्त किए बिना वो मास्टर वन को हरा नहीं पाएगी। मास्टर होंग ने उसे बताया, तुम्हारी माँ की आत्मा सोल मिरर में बंद है, जो ब्लैक क्रॉन की छाया महल में रखा गया है। जॉन और राय ने ध्यान और मंत्रों से एक ड्रीम गेट खोला, जो उन्हें अतिक आधुनिक आत्याम में ले गया, जहां सोल मिरर रखा गया था। वहां एक शांत झील थी और उसके बीचों बीच एक टापू पर था सोल मिरर, जिसमें फंसी थी राय की माँ, उसी रूप में जैसे सालों पहले थी। राय ने मिरर के सामने खड़े होकर कहा, माँ, मैं यहाँ हूँ।
मैं आपको बाहर निकालने आया हूँ। सॉल मिरर में से एक रोशनी निकली। राय की माँ की आत्मा, वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। तुम अब बड़ी हो गई हो, बहुत बहादुर। लेकिन मैं नहीं जान सकती राय। मैं अपनी गलती की प्रत्याशी कर रही हैं। राय, क्या गलती माँ? आप तो सबके लिए लड़े थे। नहीं, राय शैडो फ्लूट को बनाने वाला सीओ मिनजाई मेरा ही बेटा था। मैंने उसे नहीं रोका। मुझे उसकी शक्ति पर गर्व था। मैं अंधे हो गए थे। जून ने सिर झुका लिया। राय ने मिरर की ओर हाथ बढ़ाया और एक मंत्र पढ़ा। माँ के कर्म आत्मा के त्याग से शुद्ध हो। मिरर में तेज रोशनी फैली। राय की माँ मुक्त हो गई और एक चमकती हुई ऊर्जा बनकर राय के दिल में समा गई। अब राय और जॉन के पास थे शैडो फ्लीट के तीनों टुकड़े। मास्टर होम ने एक प्राचीन प्रक्रिया से उन्हें जोड़ दिया और बनी एक नई बांसुरी, सैंगुन यूई पीरी, स्वर्ग की बांसुरी। पर मास्टर होम ने चेताया, इस बांसुरी का उपयोग केवल अंतिम युद्ध में करना, क्योंकि यह आत्मा की कीमत लेती है। यह संगीत नहीं, यह बलिदान है। मास वन सीओ मिंजाई अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। उसने लाइव ब्रॉडकास्ट में पूरी दुनिया के सामने खुद को प्रकट किया। राय, मेरी बहन, तुमने माँ की आत्मा को ले लिया। तुमने मेरी शक्ति चुरा ली। अब मैं तुम्हारे सारे संगीत को मिटा दूंगा। राय ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा अंत नहीं चाहती। मैं बस वो मासूम आत्माएं वापस चाहती हूँ। पर अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे विरुद्ध भी जाऊंगी, गाऊंगी। मास्टर वन ने आदेश दिया, ब्लैक क्रॉन, तैयार हो जाओ। युद्ध की पहली आग अब सियोल में जलेगी। राय और जॉन ने अपना अंतिम अभ्यास शुरू किया। राय ने सैंजोम ओइटिरी को बजाना शुरू किया, पर हर सुर पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आत्मा जल रही हो। जॉन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर यह बांसुरी तुम्हें मुझसे छीन लेती है तो मैं खुद को उस सुर को तोड़ दूंगा। राय, अगर मैं न रही तो मेरा संगीत तुम्हारे साथ रहेगा। यही मेरा वादा है। ब्लैक क्रॉन ने सियोल पर पहला आक्रमण किया। जोई उड़ते हुए आए, लोगों पर हमला करने लगे। राय और जॉन ने मंच पर चढ़कर एक नया लाइव शो शुरू किया, पर यह शो संगीत की नहीं, आत्माओं की रक्षा का था। राय ने अपने गाने इक्लिप्स ऑफ सॉल्स का नया वर्जन शुरू किया। जॉन ने आत्मा तलवार से जोई पर वार करना शुरू किया। भीड़ में कई लोगों की आत्माएं निकलकर राय की तरफ आने लगी, जैसे वो उसकी शक्ति से बचना चाहती हो। हवा में एक घनघोर अंधेरा छा गया। फिर धीमे धीमे एक मुखौटा दिखाई दिया। सीओ मिंजाई अब पूरी तरह जोई से परिवर्तित हो चुका था। उसकी आंखों से रोशनी नहीं, सिर्फ घृणा की झलक रही थी। उसने राय की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा संगीत अब मेरा होगा। मैं तुमसे हर सुर चुराऊंगा और पूरी दुनिया को गुलाम बना दूंगा। राय ने सैनमुन पीरी के होठों तक उठाया, पर तभी कुछ हुआ। सियोल का आकाश काले बादलों से ढक चुका था। मार्स वन अब पूर्ण जोई रूप में शहर पर छाया हुआ था। नीचे राय ने सैंगुन ई पीरी, स्वर्ग की बांसुरी, को अपने होठों से लगाया। उसके पहले सुर के साथ ही पूरी धरती में कंपन होने लगा। यह कोई साधारण धुन नहीं थी, यह था जेवमी जोंग योई नोएले, एक संगीत जो आत्मा से निकलता था और केवल सच्चे हृदय से ही बजाया जा सकता था। जैसे ही पहले सुर गूंजा,
ब्लैक क्रॉन के राक्षस हवा में चिल्लाने लगे। उनकी शक्तियां कमजोर होने लगी, लोगों की खोई आत्माएं चमकने लगी और वापस अपने शरीर में लौटने लगी। मार्क्स वन चीखा, तुम्हारी यह बांसुरी मुझे नहीं रोक सकती, मैं खुद इसी संगीत का हिस्सा हूँ। राय ने आंखें खोली और कहा, संगीत कभी अंधकार का हिस्सा नहीं होता, संगीत आत्मा की पुकार होता है, और आज मेरी आत्मा पूरी दुनिया के लिए गा रही है। जॉन अब राक्षसों के भीड़ में अकेला तलवार लिए खड़ा था। उसके शरीर पर चोटें थी, खून बह रहा था, लेकिन आंखों में जोश बरकरार था। उसने सॉल चैन का उपयोग किया, एक शक्ति जिसे वह अब तक नहीं छूता था, क्योंकि इसकी कीमत आत्मा की ऊर्जा होती थी। उसने हवा में चैन घुमाकर 3 जुई को बांधा और एक साथ समाप्त कर दिया। तभी एक विशालकाय जुई ने उस पर हमला किया। जॉन जमीन पर गिर गया। राय ने उसे देखा, बांसुरी बजाते हुए। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगी। जॉन, मुझे मत छोड़ना। राय का मन डगमगाने लगा। उसने आंखें बंद की और उस पल को याद किया कि जब पहली बार जॉन को देखा था, एक संगीत हॉल के कोने में अकेले बैठा, वायलिन बजाते हुए। तभी उसने अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। वह राय की आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। बेटी, याद रखना, बलिदान का मतलब मृत्यु नहीं होता। बलिदान वो शक्ति है जो संगीत को अमर बनाती है। राय ने बांसुरी को अगला सुर छेड़ा, सौंजे यू आवाज, जो केवल एक बार जीवन में गाया जा सकता है। उस सुर के साथ मार्क्स वन की शक्ति डगमगाने लगी थी। राय और मार्क्स वन आमने सामने खड़े थे। राय, मिन जाई, तुम मेरे भाई थे। माँ ने तुम्हें कभी मुंह नहीं मोड़ा, तुमने ही खुद को अकेला किया। मार्क्स वन, मुझे हमेशा तुमसे जलन थी। माँ सिर्फ चाहती थी, मैं तो बस एक प्रयोग था। राय, माँ ने हमेशा तुम्हें अपनाया, पर तुमने खुद को खो दिया। पर आज भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। एक क्षण के लिए मार्क्स वन की आंखें नरम पड़ी, और तभी उसके भीतर की राक्षसी आत्मा ने उसे और गहराई में धकेल दिया। अब बहुत देर हो चुकी है, राय, अब बस अंत है। मार्क्स वन ने शैडो फ्लूट की नकल तैयार किए थे, और अब वो उसे गा रहा था, एक भयावह गीत, नरक गीत, नर्क का गाना। उसके शुरू में सोयल की इमारतें टूटने लगी, पक्षी मरने लगे, लोग बेसुध गिरने लगे। राय ने अपनी आत्मा की सारी शक्ति इकट्ठा की, बांसुरी को अपने हृदय पर रखा और एक अंतिम गीत शुरू किया, जीवन समर्पण, एक संगीत जो आत्मा से निकलकर आकाश को चीरता है। सुर छड़ा, पूरा आकाश सुनहरा हो गया, जैसे कि देवताओं का स्पर्श ढापते धरती पर उतर आया हो। मार्क्स वन की बांसुरी फट गई, उसका मुखौटा टूट गया, वो घुटनों पर गिर पड़ा। जॉन जमीन पर बेसुध पड़ा था। राय उसकी ओर दौड़ी, उसके शरीर से रोशनी निकल रही थी, क्योंकि उसने आत्मा की ऊर्जा खो दी थी। राय ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुमने मुझे हर बार बचाया जॉन, अब मेरी बारी है। उसने अपने बांसुरी का अंतिम सुर बचाया और अपना जीवन जॉन को दे दिया। बांसुरी टूट गई, राय की आंखें बंद हो गई। 3 दिन तक सियोल में शांति रहे। ब्लैक क्रॉन समाप्त हो चुका था। मार्क्स वन की आत्मा कहीं खो गई थी। जॉन जागा, राय की आत्मा अब उसे भीतर थी। एक बार सुर सुनकर अब उसने एक दिन स्टेज पर वही गीत गाया, तो सबको ऐसा लगा जैसे राय फिर से जी उठी है। मास्टर हॉक बोले, संगीत कभी मरता नहीं,
और यहाँ जो आत्मा संगीत बन जाए वो अमर हो जाते हैं। 3 महीने बीत चुके थे। सियोल ने फिर से सांस ली थी, लेकिन कुछ दिल अभी भी अधूरे थे। जून हर सुबह उस जगह जाता जहां राय ने अंतिम बार बांसुरी बजाई थी। वहां अब एक सफेद संगमरमर की प्रतिमा खड़ी थी। संगीत की रक्षक राय। जून ने आज पहली बार वहां गाया, लेकिन उसकी आवाज में अब राय की आत्मा भी थी। हर शब्द में एक जानी पहचानी गूंज, हर सुर में एक अनदेखा आंसू। मास्टर होंग ने एकेडमी को फिर से शुरू किया, लेकिन जब ये सिर्फ राक्षसों के से लड़ने की जगह नहीं थी, अब यहाँ संगीत की आत्मा समझने की शिक्षा देती। नए छात्र आए, कुछ गायक, कुछ वादे, कुछ ऐसे जो अपने अतीत से भाग रहे थे। जून अब गाइड बन चुका था, पर अब वह खुद अधूरी आत्मा था। हर रात जब वह अकेला बैठता, उसे राय की आवाज सुनाई देती। जून, संगीत कभी रुकता नहीं, मैं यही हूँ तुम्हारे सुर में। सियोल से बहुत दूर एक सुनसान द्वीप था। एक टूटी हुई मंदिर की गुफा में कुछ हो रहा था। एक युवा लड़की, नारी, जो कभी ब्लैक क्रॉन की रक्षक थी, अब अकेली बैठी थी। उसने मार्क वन का टूटा मुखौटा उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, अंधकार की एक लहर उसके शरीर में समा गई। यही तो सिर्फ शुरुआत थी। उसका असली राक्षस अभी जागे ही नहीं। नारी अब उम्रा जोई बन चुकी थी, एक दिन आत्मा जो दूसरों की आत्माओं पर निगलती थी। जून को अब एक निर्णय लेना था। क्या वह सिर्फ एक डेमन हंटर बने या केवल एक शिक्षक और संगीतज्ञ। मास्टर होम ने उसे बताया, राव का बलिदान सार्थक होगा जब तुम उसकी राह पर चलो। वह संगीत से लड़ते थे, लेकिन तुम्हें सुर और तलवार दोनों चाहिए होंगे। जॉन ने चुपचाप सिर हिलाया और अपने पुराने एम्बॉयल स्वॉर्ड को फिर उठाया। अब यह तलवार एक से जुड़ी थी, राय की आत्मा से। नारी ने एक गांव को निशाना बनाया जहां एक प्राचीन सदस्य सूरा अब भी मौजूद था। यह एक जरूरी था। को निशाना बनाया जहां एक प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र सुरा अब भी मौजूद था। यह एक जादुई गाया जेम था जिसमें 4 राक्षसी आत्माएं बंद थी। नारी ने इसे छेड़ा और धीरे धीरे चारों आत्माएं डायको, मोरा, साजिन और हॉल दुनिया में फिर से मुक्त हो गई। अब जॉन के सामने सिर्फ एक राक्षस नहीं था, बल्कि 4 आत्मा भक्षी थे जो संगीत से ही लड़ रहे थे। जॉन अकेला नहीं लड़ सकता था। मास्टर होंग ने एक नई टीम बनाई, मीना, जो शुरू से रक्षा शक्ति पैदा कर रही थी। कोइन, जो बीट बॉक्स से राक्षसी लहरें तोड़ता था। सीना, जिसकी आंखों में संगीत की तरंगे देख पाने की शक्ति थी। और जॉन, जो राय की विरासत लेके आगे बढ़ रहा था। उसका मिशन था सोरा गांव पहुंचकर जांगुन को नष्ट करना और उमर जोई नारी को रोकना। टीम ने अपने सफर शुरू की, पहाड़ों, गुफाओं, सुनसान गांव और जलते मैदानों से गुजरते हुए। हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती, एक गीत है जो दिल में उतरता है, पर जिसे सुनकर आत्मा रोती है। यह था नारी का संगीत,
जो अब लोगों को धीरे धीरे राक्षस बना रहा था। डेक एक आत्मा भक्षक था जो इंसानों की हंसी को निगलता था, उसका शिकार बच्चे और कलाकार। टीम ने एक थिएटर में उसका नाम सामना किया। डेक ने बच्चे को पपेट्स में बदल दिया। जॉन ने राय की बांसुरी से एक सुर छेड़ा और बच्चों को आजाद किया। मीना ने अपने ढाल से डायकू के जादू को तोड़ा। शोन ने एक शक्तिशाली बीट छोड़ी और सेना ने उसकी आत्मा को पहचान कर लक्ष्य दिया। जॉन ने अंतिम प्रहार किया। डायके की आत्मा जल गई, लेकिन एक संदेश छोड़ गई। उमरा जोई, तुम्हारे भीतर भी अंधकार है। जॉन, एक दिन तुम भी उसकी तरफ जाओगे। डेको के मरने के बाद जॉन की आंखें बदली बदली सी लगने लगी। हर रात उसे बुरे सपने आने लगे, जिसमें रॉय उसे बुलाती नहीं बल्कि छोड़कर जा रही होती। मीना को शक हुआ, क्या जॉन की आत्मा में अब अंधकार समा रहा? मास्टर होंग ने दूर से सब महसूस किया और एक गुप्त चिट्ठी जॉन के लिए भेजी। राय की आत्मा तुम्हारे साथ है, लेकिन अगर तुमने खुद को थामा तो वही आत्मा कभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। जेजोंग की लहरों में पूरे सियोल की ऊर्जा में हलचल मचा दी थी। अब उमरा जोई नारी ने एक नया रूप ले लिया था। वह अब संगीत से लोगों को बस में करने लगी थी। सड़कों पर हर जगह वही एक धुन बजती, धीमी लेकिन बेहद मनमोहक। लोग उस धुन को सुनते ही अपने होश खो देते और धीरे धीरे उनकी आत्मा उस धुन में कैद हो जाती। जॉन और उसकी टीम जब सियोल पहुंचे तो उन्हें एक ऐसा शहर मिला जो जैसे किसी अदृश्य सपने में सो रहा हो। मोरा, दूसरी आत्मा भक्षी, मनुष्यों की यादों को निगलता जाता था। वह एक पुराने से सिनेमा हॉल में छुपा था, जहां उसने सभी दर्शकों की यादें चुरा ली थी। जॉन की टीम अब वो वहां पहुंची तो उन्हें वो जगह जगह पहचाने सी लगी। वही जॉन और राय ने कभी अपना पहला संगीत प्रदर्शन किया था, लेकिन वहां सब कुछ बदल गया था। लोग खाली आंखों से स्क्रीन की तरफ देखते रहते, जहां मोरा उनके अतीत को फिर से जीने देता, फिर वही अतीत खींचकर छीन लेता। मीना ने जेजुन को ढूंढकर उलटकर एक यादों की परत तोड़ी। सेना ने मोरा की कमजोरी पहचानी, वह दर्द भरी यादों से डरता था। जॉन ने राय की मौत की याद से सुर छेड़ा, जिसमें मोरा कांपने लगा। हुइन ने बीट बॉक्स से एक गूंज पैदा की और मोरा की आत्मा को जलाकर राख कर दिया। रात के सन्नाटे में जॉन को एक सपना आया, लेकिन इस बार वह सपना नहीं बल्कि एक भीतर का द्वंद था। राय की आत्मा जो उसके संगीत में समाई थी, पर उससे सवाल करने लगे थे। तुमने मेरी शक्ति का प्रयोग सही किया, लेकिन क्या तुम उसे त्याग कर सकते हो? पर वो तुमसे सबसे ज्यादा चाहिए, जॉन ने जवाब दिया, क्योंकि वह अब राय की आत्मा को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकता था। साजिन एक धुंध आत्मा था जो संगीत को विकृत कर देता था। जहां भी कोई रचना होती, वहां जाकर वह सुरों को जहरीला बना देता। जॉन की टीम पर जब एक प्रसिद्ध संगीत कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां हर वाद्य यंत्र से एक चुभता हुआ दर्दनाक संगीत निकल रहा था। लोग तड़प रहे थे, गायक चीख रहे थे। सेना ने कहा, यहाँ की तरंग बीमार है। जॉन ने बांसुरी उठाई, लेकिन जैसे ही उसने सुर छेड़ा, उसके कानों में राय की चीख गूंज उठी। वह गिर पड़ा, उसके अंदर की शक्ति बेकाबू हो गई। मीना ने उसे थामा। क्वीन ने एक शांत बीट छोड़ी।
सेना ने तरंगों को फिर से सीधा किया। जून ने अपने आंसू पोंछे और पूरी शक्ति से वह सुर बजाया जो सिर्फ राय ही बजा पाई थी। साजिन की आत्मा कांप उठी। वह चिल्लाई, तुम दोनों की आत्माएं अब भी जुड़ी है। और फिर राख में बदल गया। अब 3 आत्मा भक्षी मर चुके थे, लेकिन जून के अंदर की लड़ाई और तीव्र हो चुकी थी। रोज रात वह राय से बात करता, लेकिन कभी कभी वही आवाजें क्रूर हो जाती। तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया जून? क्यों मैं मरी और तुम जिंदा हो? मीना और मोस्टन होम को एहसास हुआ राय की आत्मा का अंश अब जून की आत्मा को खा रहा है। एक दिन जून ने मीना पर ही वार कर दिया और फिर शर्मिंदा होकर जंगल में भाग गया। अब हमें दिखाया गया उमरा जोई का बीता कल। नारी कभी एक मासूम संगीत शिष्या थी जिसका पूरा परिवार मास्ट वन के हमले में मारा गया था। उसने एकेडमी में शरण ली, पर वहां उसे कभी अपनाया नहीं गया। राय की एकमात्र थी जिसने नारी को गले लगाया था, लेकिन राय की सफलता और जून के साथ उसके रिश्ते ने नारी को अकेलापन और जलन में धकेल दिया था। मास्ट वन की मृत्यु के बाद नारी ने मुखौटा उठाया और वही उसका पुनर्जन्म था, एक राक्षसी आत्मा के रूप में। अब नारी ने जेजुन को पूरी तरह बदल दिया था। यह एक काले रंग की शक्ति बन चुका था जिसके हर तार से मृत्यु निकलती थी। सियोल के बीचों बीच एक संगीत मंच बनाया गया जहां नारी ने ऐलान किया, यह संगीत प्रतियोगिता नहीं, आत्माओं का युद्ध है। उसने संगीत के धुनों में एक साउंड आर्मी बना ली थी। हर एक धुन एक नया राक्षसी पैदा करते थे। मास्टर होंग ने जून को खोज निकाला, जहां जंगल में वहां खुद से लड़ रहा था। उन्होंने कहा, अगर राय की आत्मा तुम्हें निगल रही है तो उससे भागो मत, उसे अपनाओ। तुम केवल उसका प्रेमी नहीं, उसका उत्तराधिकारी हो। जून ने एक गहरी सांस ली, राय की बांसुरी को उठाया, मीना का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तैयार हूँ अंतिम संगीत के लिए। सभी सोच रहे थे कि अंतिम दुश्मन नारी ही है, लेकिन अचानक संगीत की तरंगों में एक भारी कंपन हुआ। मास्टर होम की आंखें चौड़ी हो गई। वो आ गया है। हॉल हॉल आत्माओं का राजा, मास्टर वन का गुरु, एक समय में एकेडमी का संस्थापक, पर अब राक्षसी ऊर्जा से घिरा हुआ। वह एक छाया की तरह उभरा, कोई चेहरा नहीं, केवल धुंध, जिसके पास सिर्फ एक संगीत, निराशा की गीत। सियोल की छत पर खड़े होकर जून और मीना ने अपना मोर्चा संभाला। नारी की साउंड आर्मी आगे बढ़ रही थी, हर सुर पर आत्मरक्षा। मास्टर होंग ने एकेडमी को पुराने योद्धाओं को बुलाया। उनकी आत्माएं अब संगीत में समाई हुई थी। ऊना और सेना ने रिदम बोनस बनाए, जिनमें साउंड आर्मी में भयंकर कंपन हुआ। जेजुम की धुन से मीना ने आधी सेना को थाम लिया। जॉन ने जब बांसुरी का सबसे कठिन सुर छोड़ा, राय की आत्मा पूर्ण रूप से उसमें समा गई। अब वह केवल एक स्मृति नहीं, बल्कि जून का यह संगीत यज्ञ बन चुकी थी। जून का संगीत 2 ध्वनियों में बटा, एक जून की आत्मा और दूसरी राय की। लोगों ने ऊपर देखा, संगीत अब केवल हथियार नहीं था, बल्कि आत्मा का संवाद बन गया था। जून ने नारी के सामने खड़े होकर कहा, तुम्हारी नफरत राय से नहीं, खुद से है। तुम्हें रॉय ने अपनाया था, लेकिन तुमने उसे खोने का डर खुद बनाया। नारी के आंखों में आंसू थे। जेजुम की धुन में वह लड़ाई
राई की आत्मा ने धीरे से फुसफुसाया, नारी, माफ किया। नारी की आंखें चमक उठी और जेजों की काली शक्ति पिघलने लगी। उम्र जोई की राक्षसी पर टूट गई और एक टूटी हुई रोती हुई नारी बाहर निकली। अब हुई पूरी शक्ति में सामने था। उसकी आवाज किसी मशीन जैसी थी, जिसमें आत्मा नहीं, केवल आदेश था। मैं ही हूँ संगीत, मैं ही हूँ अंत। जून ने बांसुरी बजाई। राय की आत्मा ने सुरों को थाम दिया। मीना ने जेजों पे शुद्ध रावों को पिरोया। सेना ने चक्रव्यूह छोड़ी। खान ने आकाश झंकृत कर दिया और चिल्लाया। उसके आसपास की ध्वनि लहरें टूटने लगी। ये असंभव है। मास्टर होंग ने कहा, यह अंतिम समय है। मॉक्स, राधा को जगाओ। जून और मीना ने अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित किया। जेजोंग की बांसुरी, बीट बॉक्स और रिदम सभी मिलकर एक अंतर्दान अंतर्नाद में बदल गए। मोक्सा राजा, एक ऐसा राग जो आत्माओं को मुक्त कर देता है। सॉल का शरीर ध्वस्त हो गया। उसकी छाया हवा में घुल गई। राय की आत्मा ने जून का हाथ पकड़ते हुए कहा,
अब मैं जा रही हूँ, पर तुम्हारे हर संगीत में जिंदा हूँ। सियोल में शांति लौट आई। एकेडमी फिर से खुला, इस बार मीना और होन के नेतृत्व में। जॉन अब संगीत शिक्षक बन चुका था और हर नए छात्र को एक बात सिखाता। संगीत सिर्फ सुरों का मेल नहीं, आत्माओं का पुल है। सेना एक प्रसिद्ध डीजे बन गई, जो अब बीट ऑफ सोल नाम से दुनिया भर में शो करते थे। नारी अब एकेडमी में सेवा करते थे। जेजुंग को शुद्ध करने के बाद अब वह सिर्फ खुद को माफ करना सीख रहे थे। जॉन एक स्टूडियो में बैठा था, बांसुरी हाथ में लिए, राय की आत्मा से बात करता हुआ। अब अचानक एक नया छात्र, उसने कहा, मैं अपनी खोई हुई माँ को फिर से महसूस करना चाहता हूँ। मैंने उसे तुम्हारा राग सिखाया। संगीत बजा और हवा में एक नरम सी आवाज गूंजी, मैं अब भी यही हूँ। अब मैं आप लोगों को इस मूवी के सोशल मीडिया के फैंस के कमेंट बताने वाला हूँ, जो कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। जब के-पॉप डेमन हंटर्स फिल्म रिलीज हुई तो दुनिया भर के फैंस की भावनाओं का तूफान आ गया। यूट्यूब पर रिएक्शन वीडियोस, ट्विटर पर थ्रेड्स, इंस्टाग्राम पर रील्स और रेडिट पर डीप एनालिसिस, हर कोना इस फिल्म को खून से भर गया। हर कमेंट सिर्फ एक लाइन नहीं था, बल्कि एक दिल की गहराई, एक अनुभव, एक जुनून था। आइए पढ़ते हैं टॉप कमेंट्स को, जो इस फिल्म के बढ़कर एक अनुभव बनाएगा। पहला कमेंट मैंने लिया यूट्यूब से। आर्डेन शो की आंखों में जब दर्द झलकता है, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं होती, वो आत्मा का संगीत होता है। मैंने अपनी माँ को खोया था जब वो रॉय की आत्मा जून की वॉशरी में समा गई थी। मैंने सच में अपनी माँ की उपस्थिति महसूस की। यह कमेंट बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था और इस कमेंट को ऊपर 80,000 लाइक्स थे और रिप्लाई भी। इस कमेंट के जवाब में एक कोरियन फैन ने लिखा, मुझे कभी नहीं लगा था कि के पॉप डेमन हंटर और फैंसी का मेल इतना पवित्र लग सकता है। ये फिल्म नहीं, चिकित्सा है। दूसरा कमेंट मैंने यहाँ पे उठाया है इंस्टाग्राम से। एक इंडोनेशियाई कलाकार हैं, वो लिखते हैं, एक डिजिटल आर्टिस्ट ने फिल्म का एक दृश्य पेंट किया। मीना और जॉन साथ में अंतिम सुर बजा रहे हैं। कैप्शन में लिखा था, हर स्ट्रोक में मैंने मीना की